जो है आपकी एक हाईली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब ये हाईली इंटरप्रेटेड को ना अभी टेंशन नहीं लेना कि इसका क्या मतलब है। इसको ये समझे कि हाईली इंटरप्रेटेड का मतलब ये होता है आपका कि एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है। इसको आसान जबान में ये समझे, सही है। इसको 1991 में जब हमारी जावास्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा नहीं थी, उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट का नाम था नेटस्केप, या टाइपस्क्रिप्ट तो थी नहीं उस टाइम पे, उससे भी पहले से बनी हुई है। उस टाइम पे पाइथन 1 चलती थी उस टाइम पे, और इसको किसने क्या करा, गुइडो वैन रोसम ने इसको 1991 में लॉन्च करा था, सही है। अब इसके पीछे की थ्योरी ये थी कि वो एक अपना शो देख रहे थे, उनका एक कॉमेडी शो चलता था जो सर्कस वाला था, तो वहाँ पे पाइथन से कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं जो हमारे एआई एजेंट्स के लिए यूज़ हो रहा है। या अगर मैं एक बात बोलूँ, आपकी जनरेटिव एआई जो अभी हम लोग की मार्केट में बहुत ज़्यादा है, जो चैट जीपीटी का एलएलएम्स वगैरह होते हैं, उसके लिए टाइपस्क्रिप्ट नहीं चल सकती है? चल सकती है, नहीं चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है, मसला नहीं है। आप टाइपस्क्रिप्ट से काम करें, आप गोलैंग से काम करें, आप रूबी ऑन रेल्स पे काम करें, जो फ्रेमवर्क है ना उसने हर चीज़ पे सपोर्ट दी है। लेकिन पाइथन क्यों रिकमेंडेड है? पाइथन इस वजह से रिकमेंडेड है, हर चीज़ की एक अपनी अच्छी सपोर्ट होती है। पाइथन के पास वो तमाम सपोर्ट है जो क्रियो एआई को या हमारी जो जनरेटिव एआई को इसको सपोर्ट कर रही है। जावास्क्रिप्ट के अंदर वो थोड़ी सी सपोर्ट कम है, हो सकता है बाकी लैंग्वेजेस में वो सपोर्ट कम है। इसीलिए जब भी हम कोई ना कोई एआई का काम करते हैं तो हम सबको क्या रिकमेंडेशन दी जाती है कि हम पाइथन को यूज़ करें। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। अगर हम पाइथन की सिर्फ पाइथन, कोर पाइथन जो हमारी बेसिक पाइथन है, अगर हम उसको सीख लेते हैं तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है जो मैंने पहले बताया था। आप आराम से डेटा साइंस में चले आते हो। डेटा साइंस क्या होती है? आपके पास होता है, ये समझे कि बहुत सारे ना, एक आपके पास पॉपुलेशन है, सही है। अब उस पॉपुलेशन के अंदर आपसे ये पूछा जाए कि भाई कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग रोजगार हैं, तो उसकी आपको एक प्रॉपर आपको एक वो डिफाइन करनी है, आपको एक डिफरेंस निकाल के बताना है। तो इसके लिए आपके पास पाइथन पे ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरी मौजूद है, नमपाई या पांडास जो काम कर रही होती है। इसी तरीके से आपके पास डेटा एनालिटिक्स की फील्ड है, वेब डेवलपमेंट। हाँ, अभी तक आप लोग वेब डेवलपमेंट करते हुए आए हो, आपने क्या यूज़ करी है? टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करी है, ऐसा ही है भाई। टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए आप लोग गए थे नेक्स्ट.जेएस को, आपने नेक्स्ट.जेएस सीखा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब पाइथन को सीखते हैं ना, पाइथन के थ्रू भी आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। किस तरीके से? जिस तरीके से पाइथन सीखेंगे ना, पाइथन के बाद एक फ्रेमवर्क आता है जेंगो, डी जेंगो के नाम से होता है, जिसका डी साइलेंट होता है। जेंगो जो है वो आपका वेब फ्रेमवर्क है। वो क्या करता है? वो आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की सपोर्ट देता है, यानी आपको आसानी हो गई। आपने अगर पाइथन सीख ली तो आपकी वेब डेवलपमेंट भी आ जाएगी। वही बात जनरेटिव एआई, अगर आप पाइथन इजीली सीखते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली मूव कर जाते हैं फास्ट एपीआई के ऊपर। फास्ट एपीआई क्या है? आपका आपके जनरेटिव एआई के लिए एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। एजेंटिक एआई, फाद भाई ने भी आपको अच्छे से बताया था। एजेंटिक एआई के लिए अभी जो है क्यू एआई मार्केट में पॉपुलर है, सही है, लेकिन सड़ जाएगा कोर्स है सड़ी। अच्छा, मैं ना कुछ मार्केट के अंदर ना रियलाइज़ कर रहा था कि ना हमारे ना वेब डेवलपमेंट के अंदर ना थोड़ा सा ना स्कोप कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारा वेब डेवलपमेंट का जो स्कोप है ना वो बहुत इजी है, टेक स्टैक बहुत इजी चल रहा है ना, एज़ कम्पेयर टू अभी मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ, 2 सालों से साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ना बूम उठा हुआ है। आप देखें तो अब तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ लेवल के ऊपर भी साइबर सिक्योरिटी का प्रॉपर कोर्स बन गया है जो इसको पढ़ा रही हैं। तो बेसिकली आपकी जो पूरी की पूरी चीज़ें होती है ना वो साइबर सिक्योरिटी की जो बेस करती है वो पाइथन के ऊपर भी करती है। तो आप पाइथन के थ्रू आप साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा, आईटी बेस का ये मतलब होता है, अब यहाँ पे पाकिस्तान में तो इतना बूम है नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली ना मैं हमारे ऑफिस से कुछ हमारे कोलीग्स गए थे चाइना, तो वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बताई कि आईटी बेस मतलब रोबोटिक काम जो होता है ना वो प्रॉपर जो आईटी बेस चल रहा है वो काम उन्होंने करना शुरू कर दिया, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह जो उनके गूगल वहाँ पे चाइना में जो समिट हुई थी ना वो प्रॉपर उनकी ना किस पे चल रही है? एक तो उन्होंने फ्रंट एंड लगा दिया व्यू के ऊपर और बैक एंड लगा दिया पूरा पाइथन के ऊपर। तो पाइथन के थ्रू आप आईटी बेस भी कर सकते हैं, यानी अगर आप आराम से सुकून से। सबसे पहले आप क्या करते हो, अगर आप ये पूरी की पूरी ये जो हमारे पास डायग्राम है ना हमारे राइट हैंड साइड पे स्क्रीन के, सो अगर आप सिर्फ इसी को ही फोकस करें ना तो इसके अंदर सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। क्या सबसे पहले कोड एडिटर लिखा हुआ है, कोड एडिटर में आप लोग क्या करते हो? आपने पाइथन के अंदर कोड लिख दिया, ठीक है, और वो एक जाकर किसी न किसी फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? उसके बाद ये एक बड़ा बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर 3 चीजें हैं, वर्चुअल मशीन, बाइट कोड, कंपाइलर। कंपाइलर क्या चीज है? कंपाइल करेगा। ये तो उसका फंक्शन हुआ ना, कोड को कंपाइल करता है क्या?
जी पाइथन को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना। गूगल कोलैब के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एआई के लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त आपका आईडीई है, सही है। अब हम जब भी कोई लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड करते हैं। ये हमारा एक ट्रेडिशन है डेवलपर्स का। हमने अच्छा मैं टाइपस्क्रिप्ट से रिजेम्बलेंस लेके चलूंगा ताकि आप लोगों को ना बहुत जल्दी फर्क क्लियर हो जाए। टाइपस्क्रिप्ट याद है या भूल गए? टाइपस्क्रिप्ट में कंसोल क्या लिखते थे जब हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर? कंसोल डॉट लॉग। अब कंसोल डॉट लॉग भी टाइपस्क्रिप्ट में था। अब हमें ये पता है कि पाइथन एक हाईली इंटरप्रेटेड है, तो उसने इसका एक आसान फंक्शन बना दिया। जिस तरह कंसोल डॉट लॉग एक फंक्शन है, अगर हमें पाइथन के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है या कुछ भी प्रिंट करना है, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन उसने क्या बनाया है? प्रिंट के नाम से। फालतू लिखते हैं, बहुत ही आसान है ये। अच्छा पीछे किस किस को नजर नहीं आ रहा है? हैंड रेज करें। अब आ गया, सही है। आपने ये लिखा, सही है। अच्छा गूगल कोलैब के बारे में थोड़ा सा मैं एक और भी चीज बता देता हूं। गूगल कोलैब क्या होता है? एक वर्चुअल मशीन है जो गूगल की तरफ से प्रोवाइडेड है। इसके अपने सीपीयूज होते हैं और इसके अपने जीपीयूज भी होते हैं। सीपीयू आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपके लैपटॉप पर है। जीपीयू आपको होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपको कोई हाईली ऑप्टिमाइज काम कराना होता है तो यहाँ पे आपका जीपीयू काम करता है। इसमें कुछ जो प्रोसेसर्स है ना, मैं आपको आगे बताते चले जाऊंगा किस तरीके से चेंज करने हैं, सही है। जैसे सबसे इनका अच्छा प्रोसेसर होता है T4, उसकी चेंजेस किस तरीके से करनी है रन टाइम की, वो आगे बता देंगे। तो इसके कुछ चीजें फ्री हैं, सही है, और हम फ्री को ही यूटिलाइज करेंगे, प्रीमियम की तरफ नहीं जाएंगे। प्रीमियम ये होता है जब आपको हाईली एक्सटेंसिबल काम कराना होता है, तो जब आप उसको परचेज करते हो। तो अभी फिलहाल जो है, अभी हम लोग जो है बिल्कुल फ्री वर्जन के ऊपर चलेंगे। तो गूगल कोलैब आपको मल्टीपल रन टाइम्स, इसको हम जो कहते हैं ना रन टाइम्स ही प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हमने पाइथन स्टार्ट करी। पाइथन को स्टार्ट करने के लिए हमें पता लग गया कि हमें जो है अल्लाह भला करे कंसोल प्रिंट करवाना है कुछ ना कुछ। तो उसके लिए इसने हमें कौन सा फंक्शन बता दिया? प्रिंट का। अब इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्ले का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे, ये सेल रन हो गया। इसका फायदा क्या है? कोई मुझे बताएगा गूगल कोलैब को और क्या फायदा है? हाथ के हाथ रन हो जाएगा। और पाइथन इंस्टॉल करते हो ना, तो पाइथन इंस्टॉल तो हो जाती है अच्छे से। फिर पाइथन का ना एनवायरनमेंट सेटअप होता है जिसमें ENVs होते हैं, यानी जिससे आप पाइथन रन करते हो। तो वो नहीं करना पड़ा, आपकी जान छूट गई। सबसे आसान तरीका ये होगा कि आप इंस्टॉलेशन से बच गए, यानी आपकी जो मेमोरी एलोकेट हो रही थी वो बच गई गूगल कोलैब के थ्रू। फिर बाज़ औक़ात जो होता है इंस्टॉल तो हो जाता है, फिर उसके ENVs मसला कर रहे होते हैं यार, उसके ENVs का इशू आता है, सही है। वो तो मतलब मैंने अभी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें ना हमारे क्लाइंट ने ना बैकएंड मुझे ही दे दिया था कि आप ना डायरेक्ट ना रन करो और देखो कोड को। अब वो कोड में रन कर रहा हूँ, अच्छा लिखा हुआ पाइथन तो वो सारी की सारी लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता था और उसमें टाइम लगता था। इसने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। इसने बोला अगर तुम्हें एक छोटा सा फंक्शन चलाना है, उसके लिए तुम एक अलग सा सेल बना लो। सेल किससे बनेगा? प्लस और कोड लिखा हुआ है, उससे आपका एक नया सेल जनरेट हो जाएगा। तो इसने क्या करा? आपके कोड को पीसीस के अंदर तोड़ दिया। इससे ये हुआ कि आपका जो होता है ना प्रोसेसिंग टाइम, वो कम हो गया। यानी आपको हो सकता है आपके एक फंक्शन में एरर आ रहा है, आपने पाइथन की पूरी 200 लाइनों का कोड लिख दिया और वो हो सकता है लाइन नंबर 57 के ऊपर एक एरर आ गया। अब आपको आप लोकल एनवायरनमेंट में आप पूरी की पूरी फाइल को कंपाइल करोगे ना, उसके बाद ही आपको उसका डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। कोलैब ने इसको खत्म कर दिया। कोलैब ने बोला तुम इसको पीसीस में तोड़ दो, अगर तुम्हारे किसी फंक्शन में एरर आता है तो सिर्फ उसी सेल को रन करो, उसी के अंदर एरर देखो, उसी को सॉल्व करो और चला दो। तो हमें इसका दूसरा वो भी पता लग गया। अच्छा पाइथन ना बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह नहीं है। कैसे है कि जावास्क्रिप्ट में हमें नोड मॉड्यूल्स मिलते हैं और पैकेज जेसन की फाइल मिलती है। npm इंस्टॉल करते हैं तो वो कहाँ जाके राइट हो जाता है? पैकेज जेसन में राइट हो जाता है ना। पाइथन में ऐसा नहीं होता। आपने इंस्टॉल कर दिया ना, वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके लैपटॉप पे। और आपने अगर वो कोड पुश कर दिया, किसी ने पुल किया, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास चले, जैसे हमला भाई के साथ हो रहा था। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे पैकेज मैनेजर्स यूज़ करते हैं। अब तो आ गए, पहले नहीं थे पाइथन के। अभी पहले एनाकोंडा होता था। अच्छा इनके भी नाम जो है ना मोर और लेस सांपों के ऊपर ही चल रहे हैं। पाइथन हो गया, फिर उसका जो पैकेज मैनेजर है उसका नाम रख दिया उन्होंने एनाकोंडा।
सो अब जो उसका टूल है उसका नाम है कॉन्डा। कॉन्डा इंस्टॉल दिस, और इस तरीके से फिर उस जगह पे कॉन्डा आ जाता है। फिर उसके अलावा उसके बाद काफ़ी सारे पैकेज मैनेजर्स आए, पॉटरी आ गया। फिर अभी हम जो पढ़ेंगे हम यूवी पढ़ेंगे, वो एक बहुत अच्छा है। सो उसके अंदर मसला क्या है कि वो इंस्टॉल तो हो जाता है, लेकिन वो जो एरर आ रहा है ना, वो कोड का एरर नहीं है, वो कंपाइलेशन का एरर है। क्यों? उसको डिपेंडेंसी नहीं मिल रही, और वो डिजायर्ड डिपेंडेंसी इंस्टॉल करो। इसके अंदर मैंने 1-1.5 हफ्ता अपना ज़ाया किया कि अगले कोड लिखवा के ले आए, क्लाइंट आ गया किसी के साथ भाग के आधा काम करा के। ऐसे होता है ना कि वो काम करा रहे थे, पैसे खत्म हो गए, अब दूसरा बंदा ढूंढो। सो उसके अंदर क्या हुआ, अगलों ने जितना आता था उनको काम उतना करके दे दिया उन्हें, बाकी जो काम था वो उनकी सलाहियत से बाहर था। सो उन्होंने कुछ छोड़ दिया काम ना। अब जब वो काम यहाँ पे आया, काम बिगड़ा हुआ बिल्कुल। अब वो पाइथन की उसके अंदर एक requirement.txt की आप फाइल बना लेते हो, उसके अंदर ना सारी डिपेंडेंसी उसकी लिखते जाते हो हैंड टू हैंड। अगर आप कोई पैकेज मैनेजर भी यूज नहीं करें ना, एक txt की फाइल होती है, उसके अंदर सारी चीजें लिस्ट डाउन कर देते हो, ताकि अगर कोई इसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करे तो वो सिर्फ वो फाइल प्रोवाइड कर दे, वो सारी की सारी इंस्टॉल हो जाए। उन्होंने वो भी नहीं बनाई। मुझे क्या मिला, एक वर्चुअल मशीन जिसके अंदर उनका वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, और वो सॉफ्टवेयर उसके बाहर कहीं नहीं चल रहा। सो ये वाले जो मसले हैं ना हमारे पास, उनको हल करने के लिए हम लोग अपने लैपटॉप के अंदर क्या करते हैं, इसको कहते हैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, वो क्रिएट करते हैं। वो क्यों क्रिएट करते हैं, एक मिसाल है, अगर आप सारी की सारी चीज़ें अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लेंगे। सो एक मिसाल है कि अभी जैसे रिएक्ट के वर्जन आते हैं ना, जैसे नेक्स्ट.जेएस के वर्जन आ रहे थे, वर्जन 14, वर्जन 15। एक एप्लीकेशन के लिए आपको वर्जन 14 चाहिए, एक एप्लीकेशन के लिए आपको वर्जन 15 चाहिए किसी लाइब्रेरी का। फिर आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। अब इन सब में मसला पता है क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, और ये सारी चीजें कुछ प्रिंट करना है तो हमें पता लग गया उसका एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट आ गया। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें वेरिएबल्स बनाने हैं। अब मैं कंपैरिजन करता हुआ चलूंगा। अब हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में जब हम वेरिएबल्स बनाते थे तो वो हमें कीवर्ड प्रोवाइड करता था, लेट, कॉन्स्ट या वॉर, सही है, वॉर। पाइथन क्या बोलता है, पाइथन ये बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी वेरिएबल बनाना है तो तुम्हें मैं स्पेसिफिक कीवर्ड प्रोवाइड नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं प्रोवाइड करूंगा। तुम्हारे जो भी वेरिएबल का नाम है, लेट्स सी मेरे वेरिएबल का नाम है यूजर नेम, तुम डायरेक्ट उस वेरिएबल का नाम लिखोगे, ये तुम्हारा डायरेक्टली वेरिएबल बन जाएगा। और इसके अंदर तुम कोई भी वैल्यू असाइन करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो क्या हुआ, पाइथन क्योंकि आपकी हाईली इंटरप्रेटेड है, क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल है, तो इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, जो हमारे वेरिएबल जिस कीवर्ड से डिक्लेयर होते थे वो रिमूव कर दिए। यहां तक क्लियर है सबको? अब मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं, सही है। एक चीज, अच्छा ये सवाल मेरा आपसे, पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज है स्टैटिक लैंग्वेज है? डायनामिक। क्यों? एग्जैक्टली हमारा अब मैं आपको ना आगे से थोड़ा सा आगे इसकी ना टाइपिंग का भी बताएंगे, थोड़ा आगे चलते हुए। फर्स्ट क्लास में इतना ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर रहा हूँ मैं आपको ना। हाँ, किस पैरामीटर के बिहाफ पे डायनामिक हो रही है ये सवाल है। ये तो मैंने इंटरव्यू में पूछा था, टाइपस्क्रिप्ट डायनामिक है या कंपाइल लैंग्वेज है? स्टैटिक लैंग्वेज है, सॉरी। अच्छा, डायनामिक किस भी आप पे ऊपर है पता है किसी को? आधा जवाब है ये डायनामिसिटी जितनी भी कंट्रोल हो रही है ना, लो लेवल लैंग्वेज हो, हायर लेवल लैंग्वेज हो, कोई सी भी हो, आपने एक चीज देखी होगी कि जो टाइपिंग है ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है इसके अंदर, एक लैंग्वेज के अंदर। कि अभी हमने क्या किया, यहाँ पर टाइप नहीं बताई, इसकी जो डायनामिसिटी है ना वो इसकी टाइपिंग है। जैसे कि रन टाइम पर डिसाइड करेगी कि इस वेरिएबल की टाइप क्या होगी, ठीक है। अभी इसको ये खुद नहीं पता कि इसकी टाइप क्या है। अगर मैं यहाँ पर कोई इसके ऊपर स्ट्रिंग की जगह नंबर का मेथड क्या नाम है अगर अप्लाई करने की कोशिश करूंगा ना, यहाँ पे आराम से लिख दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही सेल एग्जीक्यूट होगा उस वक्त पता लगेगा कि भाई पाइथन के अंदर जो ये डायनामिसिटी थी ना, वो उसकी वजह से हमारा एक काम खराब हो गया। बट अब हम
हम ये चीज तो नहीं कर सकते, ये तो वरना वही हो जाएगा ना कि हम जावास्क्रिप्ट वाले एरा में चले जाएं, ऐसा ही हो जाएगा कि फिर हम टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर आए, हमने इतनी मेहनत की, टाइपस्क्रिप्ट सीखी, और ट्रस्ट मी ये जो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं ना, यार इतनी टाइप बनानी पड़ती है, इतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। मैं जावास्क्रिप्ट के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो रिएक्ट पे बना हुआ है और सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ है। हेल है, कोड चलता है, एकदम से व्हाइट स्क्रीन आ जाती है, पता नहीं लगता कि कहाँ से एरर आया। अब फिर भागो उसके अंदर, ढूंढो, डिबग करते हुए लाओ कि भाई कहाँ पे एरर है। कुछ एरर का पता ही नहीं है। मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया, चैट जीपीटी से कोड कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप। उसने क्या किया, वेरिएबल का नाम बदल दिया चैट जीपीटी ने, वो जो स्नेक नेमिंग कन्वेंशन में था उसने कैमल केस में कर दिया। अब मैंने वहां पे डाला, एरर तो आना नहीं है कोई भी, चलाया, व्हाइट स्क्रीन, अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पे एरर है कोड के अंदर। अब ये वाले जो मसले हैं ना, अब ये वाले जो हमारे साथ पाइथन का प्रिंट का मेथड यूज किया था, तो अब मुझे अगर ये वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो मैं कैसे करवाऊंगा, क्या लिखूंगा, प्रिंट और यूजर नेम, कैसे, ये राउंड ब्रैकेट, एरर आ रहा है, अब एरर चला गया मेरे पास। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास नेम प्रिंट होना चाहिए, क्लियर है, एबीसी प्रिंट हो गया। अगर अब आप इस चीज को ऐसे देखें कि हमारे पास ये जो एबीसी है ना, अब अगर मैं इसके नीचे एक और सेल बना लेता हूं, जैसे कि हमारे पास कोलैब के अंदर हो रहा है, और अगर मैं इस यूजर नेम के अंदर XYZ सेव कर देता हूँ, और इसकी नेक्स्ट लाइन पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, वैल्यू अब मेरा काउंटर क्वेश्चन अब आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, अच्छा सॉरी ये वाला रन नहीं किया था, ऐसे ही था ना, XYZ आ गया, ठीक है। अब अगर मैंने ये यूजर नेम के सेल को दोबारा से एग्जीक्यूट कर दिया और अब मैं यहाँ पर ये प्रिंट यूजर नेम वाला जो वेरिएबल है, ये वाले सेल को प्रिंट एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब क्या प्रिंट होगा, क्यों क्यों, इसके ऊपर ये है कि भाई आपके पास जो हमने अभी कोलैब पे बात की थी, हमारे जितने भी सेल्स होते हैं, अभी नॉर्मल जो भी हमारी फाइल्स होती है जैसे टाइपस्क्रिप्ट की, पाइथन की, वो पूरी की पूरी एक साथ एग्जीक्यूट होती है। लेकिन कोलैब के अंदर हमारे पास क्या फीचर है कि हम इस चीज को सेल बाय सेल एग्जीक्यूट करते हुए जा रहे होते हैं। सो अब जब मैंने उस सेल को एग्जीक्यूट कर दिया है तो हमारे पास यूजर नेम की जो वैल्यू है वो क्या सेव हो गई है, एबीसी, हमने उसको ओवरराइट कर दिया। तो अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ ना, तो यहाँ पे एबीसी प्रिंट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल सबसे पहले तो ये है कि कोई भी चीज कंसोल पे प्रिंट कैसे होगी, वेरिएबल कैसे बनेगा, वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन, यहाँ तक क्लियर हो गया, कंटिन्यू। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि वेरिएबल्स के रूल्स क्या हैं बनाने के, तो आप बता सकते हैं, फिंगर टिप्स में मुझे बता दें किस किस तरीके से वेरिएबल बन सकते हैं। सही है, सॉफ्टवेयर बनवा दें इनसे, मेटा का बना देंगे। हाँ ना भाई, आपने इनपुट आपको इसी वजह से बताया था मैंने, आप लोगों को ना, अब मैंने जो भी मेथड्स बताए ना स्ट्रिंग के, रेज्यूमे बिल्डर, अरे कुछ नहीं करना आपको, सही है, 7 नहीं है आपको ना 5-6 इनपुट डिक्लेयर करने हैं। अच्छा एक काम करें, छोटी सी चीज ले लें, यूजर से ना उसका इंफॉर्मेशन ले लें, सही है, एक तो मैंने आपको दे दिया, बाकी हम भाई आपको 3-4 वो दे देंगे, छोटे छोटे आपको टास्क दे देंगे। आपको ना यूजर का नाम लेना है, उसकी एज लेनी है, उसका जेंडर लेना है, वो कहाँ है, उसकी नेशनैलिटी है, क्या करता है, ये सही है। इसको आपको ना मल्टी स्ट्रिंग के अंदर, मल्टी स्ट्रिंग जो 3 स्ट्रिंग के अंदर है ना, उसको डायनेमिक करके दिखाना है। यानी आपको वेरिएबल में सेव करनी है वैल्यूज, जैसे माय नेम इज, आपने ले लिया, प्रिंट के अंदर उसका नाम आ गया, हमने भाई इसको ना उसमें भी लिख देगा, पीडीएफ में कर, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, हाँ इसको करके दिखा भाई। ये नजर इस तरीके से आना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ माय नेम इज हमजा, दिखा रहे हैं भाई, दिखा रहे हैं, पॉज किया हुआ था। तो नजर इस तरीके से आए कि भाई माय नेम इज हमजा अलवी एंड माय एज इज, अच्छा मल्टी स्ट्रिंग में चले आते हैं।
So my name is Hamza Alvi. My age is कितनी है भाई? 18? 27। और क्या भाई आपका बायोडाटा, घर का एड्रेस लिख दूं? हाँ, I am a software, यही है। बस पहले आप ये वाला क्लास वाला कीजिएगा, फिर उसके बाद सर जिया को वो वाला बना के दे दीजिएगा। वो करो यार। सो इस